नमस्कार, सलाम। न्यूज क्लिक में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं पड़ताल दुनिया भर की। मैं हूं मुकुल सरल। आज ये कहने में कोई गुरेज नहीं कि इजराइल के मुंह खून लग गया है। एक तरफ वो जहां गाजा पर बमबारी कर रहा है, नरसंहार कर रहा है, वहीं उसने एक और दूसरा नया मोर्चा खोल दिया है। जी हां, इजराइल ने ईरान पर हमला बोल दिया है। अब ये हमला कितना बड़ा है, इसकी क्या आशंकाएं हैं आगे जाकर, इस सब पर पड़ताल करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे चीफ एडिटर प्रबीर पुरकायस्थ। तो प्रबीर, इजराइल ने एक और मोर्चा खोल दिया है। खबर आई कि उसने ईरान पर हमला बोल दिया है। इस हमले का मकसद, इस हमले की टाइमिंग और ये कितना बड़ा हमला है, क्या समझा जाए? एक बहुत बड़ा लंबा सवाल कर दिया आपने। पहले शुरू करता हूँ, कहाँ कहाँ पर अटैक हुआ है जी। ये तस्वीर है, हमारी नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स की है। ठीक है ना, हमारे कोई ऐसी दोस्त तो है नहीं, पर उनके मुताबिक जो हमले हुए हैं वो तबरीज़, करमनशाह, आरक, तेहरान, नातांस, इस्फहान। तो नातांस, इस्फहान, इन जगहों पे न्यूक्लियर क्या कहेंगे प्लांट फैसिलिटीज़ है जो कॉन्सेंट्रेट करता है यूरेनियम को, इसीलिए वो बम बनाने में एक वक्त जाके उसका इस्तेमाल हो सकता है। तो ये ऐसे जगहों पे है जो हमला है, और ख़ास तौर से जो हमला, बड़ा हमला रहा है तेहरान पे, जहाँ पर उनकी जनरल्स मारे गए हैं और उनकी न्यूक्लियर साइंटिस्ट मारे गए हैं। तो ये मतलब परमाणु ठिकानों पर और सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया। सैन्य ठिकानों सिर्फ नहीं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स के ऊपर भी हमले हुए हैं। ठीक है ना, तो वो दोनों चीज़ है। तो निशान तो ये है कि हम ईरान का जो न्यूक्लियर परमाणु बम बनने में सहारा दे सकता है वो है एनरिच्ड यूरेनियम। तो एनरिचमेंट ऑफ यूरेनियम ईरान को छोड़ देना पड़ेगा, ट्रंप साहब का भी कहना है। और यही बात पे इजराइल का अटैक है कि ईरान को हम एक न्यूक्लियर पावर बनने नहीं देंगे। तो ये मोटा मतलब मकसद यही है कि परमाणु कार्यक्रम जो चल रहा है, ईरान का कहना है कि वो शांति के लिए अपना जो चला रहा है। उनका दूसरी चीज है, उनका है कि हमारा अधिकार है एनरिच करना। कितना तक एनरिच करेंगे ये हम बातचीत कर सकते हैं, एनरिचमेंट कर ही नहीं सकते ये हम नहीं मानेंगे। क्योंकि अगर हम न्यूक्लियर संधि जिसके आधार पे IAEA वगैरह काम करता है उस पर हम अगर हैं, तो उसके मुताबिक हमारा फंडामेंटल अधिकार है न्यूक्लियर एनरिचमेंट करने का, यूरेनियम एनरिचमेंट का अधिकार है पीसफुल यूज़ के लिए। अब 3.5% हो या 20% हो, उस पर बहस हो सकती है, पर एनरिच नहीं करेंगे ये जो है क्लेम, जो उनको प्रेशर है अमेरिका और इजराइल का, ये हम नहीं मानते। तो अभी अमेरिका पे भी मैं बात करूंगा, पर ये टाइमिंग जो है, जब वो एक तरफ गजा पर तमाम दुनिया भर में आवाज़ें उठने लगी और वो वहाँ लगातार जारी रखे हैं अपना नरसंहार, ये ईरान के खिलाफ जो मोर्चा खुला है, इसे किस तरह देख रहे हैं आप दुनिया की पॉलिटिक्स? देखिए, सवाल तो है, इसका जवाब ईरान देगा। अब देगा जो है वो कहाँ तक देगा, कितना दूर तक देगा। कुछ ड्रोन हमले उन्होंने किए हैं, खबर जो है कि उसको इजराइल ने रोक दिया है। 100 ड्रोन भेजे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं भेजे हैं, पर क्या और भेजेंगे, मिसाइल अटैक करेंगे, देखने की बात है। पर साफ है कि ईरान इसको छोड़ेगा नहीं। कहते हैं ना, लाल झंडा जब उड़ता है उनकी मस्जिद पे, वो है निशान कि हम शहदात के लिए तैयार हैं, हमला करेंगे। और ये जो है उसकी कौम की जो वहाँ पर मस्जिद है, इसके ऊपर लाल झंडा दिखाई पड़ रहा है। तो ये कुछ खतरनाक चीज़ें हैं। ये आगे चले तो इसका पहले जो जिक्र किया था फोर्डो, नटांस, ये है इनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज़। तेहरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है, तो इस्फहान में उनका न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ है। मुख्य रूप से यहीं पर अटैक हुआ। तो ये इजराइल की तरफ से तो बहुत बड़ा हमला है, इसे माना जाए। इसके कोई दो राय नहीं कि इसके एक बहुत बड़ा हमला हुआ है, और इसका कंडेमनेशन पहले मैं आता हूँ
बाद में जाता हूँ ईरान क्या करेगा, जिसका कंडेमनेशन आईएईए की तरफ से भी आया है जी। और यूनाइटेड नेशंस की सेक्रेटरी जनरल की तरफ से भी आया है कि यह गलत है, नहीं होना। और सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका का रवैया क्या होगा। तो उस पर ट्रम्प साहब के जो बयान आया है उससे लग रहा है ये ए टीम बी टीम बन के खेल रहे हैं कि हम नहीं अटैक करेंगे पर आप करो, और हम बोलेंगे, मतलब अमेरिका कह रहा सूचना मुझे मिली थी लेकिन हम इसमें शामिल नहीं है, हम इससे हमारा इसका कोई आज लेना उसके देना अटैक के बाद उन्होंने और एक स्टेटमेंट दिया है। मेरे ख्याल से ये स्टेटमेंट पहला शुरू करते हैं ट्रम्प से। ट्रम्प का कहना यह है कि हमने पहले ही कहा था ईरान को हमारे साथ समझौता नहीं करेंगे तो ये होगा, और जिन्होंने माना नहीं उनकी मौत हो गई। तो इसीलिए अभी भी वक्त है कि हमारे साथ बैठ के हम जो कह रहे हैं उसको नतमस्तक स्वीकार कर ले। खोमैनी साहब जानते हैं, उन्होंने आयतुल्लाह खोमैनी ने पहले ही कहा है कि हम एनरिचमेंट का अधिकार हम नहीं छोड़ेंगे। तो फासला है, और ये भी साफ है कि इजराइल को हरी झंडा तो दिखाया है अमेरिका ने, पर यह भी है कि अपना दूरी बनाए रखा। दोनों चीज है, मैं हूं नहीं भी हूं। तो इजराइल ने हमला किया, अमेरिका की शय है, लेकिन पीछे से खुले तौर पर वो नहीं आ रहा, ये तो साफ हो गया। अब है बात ईरान किस तरह से इसका जवाब देगा और उसकी क्षमता क्या है, ये आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह की चीजें हैं। देखिए, ईरान का मिसाइल कैपेसिटी है, ईरान का ड्रोन कैपेसिटी है। सवाल ये है कि कितने इस्तेमाल करेंगे, और उसका जो शील्ड है वो अमेरिका ने काफ़ी उसमें शिरकत की है इजराइल के साथ, जिसे आयरन डोम कहते हैं, पेट्रियट बैटरीज है, और भी बैटरीज है उनके पास, जिससे जो आएंगे मिसाइल्स उसको शूट डाउन करने की क्षमता इजराइल काफ़ी हद तक रखता है। पर पिछले बार भी जो हुआ था उसके बावजूद इजराइल को नुकसान पहुंचा, और हमने बहुत रिसेंटली हमने देखा हूती का एक मिसाइल वो बेन गुरियन एयरपोर्ट पे आके गिरा। तो इसीलिए मिसाइल को पूरी तरह से रोकना संभव नहीं है। तो क्या वो इजराइल के जब हमले करेंगे उनके न्यूक्लियर फैसिलिटी पे करेंगे, उनकी शहर पे करेंगे, उनकी एयरक्राफ्ट जो जहाँ पर उनकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट रहते हैं उस पर करेंगे, ये देखने की बात है। पर ऑप्शंस ईरान के हैं, और जहाँ तक उनका बयान से लग रहा है उन्होंने कहा कि हम इसका जवाब देंगे। कुछ छोटा मोटा कुछ अटैक किया है, सोच के कब कैसे करेंगे देखने की बात है। इसमें 2-3 सवाल और बन रहे हैं। एक तो पूरे विश्व का रवैया क्या है, खासतौर से रूस और चीन जैसे देशों का, और यूएन का रवैया क्या है इस पूरे मामले में, जो ये अब युद्ध की एक शंखनाद हो चुका है ईरान और यूएन सेक्रेटरी जनरल से शुरू करते उन्होंने कहा खतरनाक मोड़ है, नहीं होना चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। तो यूएन का तो पोजीशन साफ है कि ये अटैक का उन्होंने एक तरफ से निंदा किया जी, साफ अपोज नहीं किया, पर उसका क्रिटिसिज्म किया, खतरनाक है, ये खतरनाक मोड़ पे पहुंच रहे हैं, तो वो तो साफ है। दूसरी तरफ से जो बड़े देश हैं जो लगातार इजराइल को समर्थन करते, उसका इस तरह से कुछ बयान नहीं है। कुछ यूरोपीय देश इसका कंडेम भी किया है कि ठीक नहीं हुआ, एटलीस्ट मौखिक रूप से विरोध किया है। पर ट्रम्प साहब का बयान जो है इसमें अलग किस्म का है। उन्होंने कहा हमने शिरकत नहीं किया, पर हमने पहले ही कहा था अगर नहीं मानोगे तो ये होगा। तो इसका मतलब इसके पीछे उनका एक हिसाब से श्रेय तो है। तो शिरकत अच्छा, नहीं ये है, मैं जरा सा पूछूं, बहुत छोटा सा ही जवाब चाहूंगा, ईरान इतना महत्वपूर्ण इजराइल और अमेरिका के लिए क्यों है? देखिए, वेस्ट एशिया में अगर उसकी मानचित्र देखें तो एक ईरान इस वक्त एक शक्ति है जो अमेरिका के पक्ष में नहीं है, और क्या कहते हैं एक सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस बना हुआ है। सीरिया था, गिर चुका है, वहाँ पर आपका लेबनान में हिजबुल्लाह था, काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। बेशक हमास को इस वक्त जेनोसाइड चल रहा है। तो रेजिस्टेंस जो है उसमें और कोई मुल्क इस तरह से नज़र नहीं आता, और इसीलिए हूतीस के अलावा
और कोई ऐसा ताकत नहीं है जो अमेरिका का इजराइल के खिलाफ कुछ बात कर सकते हैं या उठ खड़े हो सकते हैं। एक तो उठ खड़े होने की बात हुई मिडिल ईस्ट में, और दूसरा आर्थिक हित भी जुड़े होंगे। आर्थिक मतलब वहाँ के तेल कंट्रोल करना बहुत पहला सोच जो है अमेरिका का रहा है। उस इलाका दुनिया का तेल एक भंडार है, और वो हमारा बहुत पहले कार्टर एडमिनिस्ट्रेशन से है कि हमारा उस पर एक अधिकार होना चाहिए। हमारा एक नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ है ये। मतलब हम पूरी दुनिया के दादा हैं, और जहाँ जो है वो हमारे उसमें नियंत्रण में होना चाहिए। तो ये चीज के एक इस वक्त अगर देखें रेजिस्ट करने वाले के इस व्यू को अगर वेस्ट एशिया में देखें, तो मिडिल ईस्ट नहीं कहूँगा कि मिडिल ईस्ट हमारे लिए मिडिल ईस्ट कहाँ से हो गया, तो वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया का अगर देखें तो यह जो है ईरान इस वक्त एक ही ताकत है जो मजबूती से इजराइल का विरोध कर सकता है और अमेरिका के खिलाफ भी बात कर सकता है। आज भी अमेरिका के साथ उसका संबंध सुधरा नहीं है। ट्रंप निष्कर्ष पे वही पहुंचे ना कि इसलिए सैंक्शंस लगा रहे हैं। तो ये चीज़ देखते हुए ईरान अगर गिर जाता है तो वेस्ट एशिया में जितने पावर्स है, सऊदी अरेबिया हो और जो जितने तेल के कतर कुवैत हो, उनकी कोई ताकत नहीं है इस हिसाब से। सऊदीज की है थोड़ा बहुत। इराक पहले ही तबाह कर चुके हैं, तबाह हो चुका है। ये हथियार पहले इजिप्ट गिर चुका है। अब और भी जो ताकतें वहाँ पर है ज़्यादातर अमेरिका के पास आत्मसमर्पण कर चुके हैं। ज़्यादातर जो पूरे ईरान के आसपास का एरिया, वहाँ उसके अमेरिका के बेस हैं बाकायदा। कतर में है, कुवैत में है, ठीक है ना। हाँ, ये जो आप दिखा रहे हो, तो ये जो लाल वाले है यूएस कंट्रोल्ड बेस है लाल, और जो ऑरेंज है इसमें बहुत फीका ये है, पर फिर भी जो है उसमें वो अदर मिलिट्री प्रेजेंस है पर मिलिट्री बेस नहीं है। पर देखेंगे आपका ये जो गल्फ है यहाँ पर देखिए कितना कंसंट्रेशन उनकी है। क्योंकि कुवैत हो, बहरीन हो, कतर हो, यूएई हो, ओमान हो, ख़ास तौर से इन जगहों पे तेल बहुत है, ठीक है ना। सऊदी अरेबिया जानते ही है, तेल बहुत है। तो इसीलिए इन पर कंट्रोल रखना मतलब इस इलाके का तेल पे कंट्रोल रखना। बस यहाँ ईरान बच रहा है अभी इनके इसमें तो सिर्फ ईरान बचा हुआ। इराक खत्म हो चुका है पहले, सीरिया अभी खत्म हुआ है, लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ जो है आप देख ही रहे हैं। वेस्ट बैंक तो ऑक्युपाई कर चुके थे, अब तो वहाँ लगता है कि जेनोसाइड का दौर चलेगा और उसको कोई रोकने वाला इस वक्त है नहीं। जॉर्डन बहुत पहले आत्मसमर्पण कर चुका है, इजराइल के साथ ही रहता है। तो ये जो है इसको देखते हुए इस वक्त सिर्फ टर्की जो कि वेस्ट एशिया का पार्ट नहीं है, तो टर्की का अभी भी एक क्या कहेंगे इंडिपेंडेंट रोल है, और किसी यहाँ पर और कोई मुल्क नहीं है जिसका है। सऊदी अरेबिया इस वक्त थोड़ा सा अपने को अलग करना चाहता है, पर जानते ही सऊदी अरेबिया का कोई मिलिट्री ताकत है नहीं, तो इसीलिए वो एक हिसाब से कुछ भी करे अमेरिका का मुखालफत ओपनली नहीं कर सकता। तो अब मैं एक बस आखिरी सवाल इस मुद्दे पर पूछूं कि दुनिया की प्रतिक्रियाएं हमारे सामने हैं। यूएन कह रहा शांति की बात करें, रूस और चीन भी कंडम कर रहे हैं इस घटना को। अमेरिका कह रहा है कि मैं सीधे तौर पर नहीं हूं और मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, और उसने इस हमले को बहुत स्वागत नहीं किया उसका उस तरह से। तो अब संभावना और आशंकाएं ईरान या इजराइल इसे किस हद तक ले जा सकते हैं और क्या संभावनाएं बन रही हैं? क्या ये चीज़ें बढ़ने की संभावना है? हालांकि मैं भविष्यवाणी नहीं पूछूंगा, लेकिन एक आशंकाएं किस तरह की हो सकती हैं? आशंकाएं ये है कि लड़ाई जब शुरू होती है, शुरू करना आसान है, उसको बंद करना इतना आसान नहीं है। तो अभी भी ईरान उसका इस हमले का बदला कुछ ना कुछ करेगा जी। उससे कितना हानि पहुंचेगा, कितना दूर तक उसका रिएक्शन होगा, एक्शन रिएक्शन कितना दूर तक चलेगा मालूम नहीं है। अमेरिका इस पर और शिरकत करेगा नहीं करेगा, इस वक्त नहीं किया, भविष्य में करेगा नहीं करेगा, ये भी मालूम नहीं है। तो ये जो मैं बहुत पहले भी इसका जिक्र किया था, करूँगा अभी भी, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब शुरू हुआ था
कोई नहीं चाहता था कि जंग हो, पर फिर भी जंग हुआ। एक कोई आर्च ड्यूक फर्डिनेंड मारा गया, उसके ऊपर पूरा वर्ल्ड वॉर हो गया। एक आदमी की असैसिनेशन जो किसी देश ने नहीं किया था। तो इसीलिए जब इस तरह के खतरनाक मोड़ पे लोग पहुंचते हैं, छोटी सी कोई घटना से भी बड़ा मतलब खतरा इस समय दुनिया के सामने बड़ा है ही, कई मोर्चे चल रहे हैं। अब मैं दूसरा मोर्चा का इस पे एक चीज आपको बताना चाहूंगा, तेल का दाम बढ़ गया है जी। वो तेल जो सब दुनिया के हर देश को इफेक्ट करता है, खासतौर से हमको, क्योंकि हम तेल बाहर से खरीदते हैं। तो करीब 15-20% तेल का दाम सिर्फ एक दिन में मतलब आने वाले दिन थोड़े से, क्योंकि तेल के दाम बढ़ेंगे तो और चीज़ों के भी दाम बढ़ेंगे, माल ढुलाई बढ़ जाएगी, तमाम सब चीज़ों में महंगाई बढ़ेगी। तो बात मैं अब दूसरे मोर्चे की करूंगा। जो दूसरा मोर्चा इजराइल ने और नेतन्याहू ने खोल रखा है वो है गज़ा का। तो गज़ा में अभी हम देख रहे हैं एक नए तरह का जन पहल हुई हैं, कुछ मोमेंटम बने हैं। अभी जो जहाज़ था मेडलिन वो गया, ग्रेटा थनबर्ग और तमाम 12 लोग उसमें गए। उसे इजराइल ने रोक लिया, लोगों को वापस भेज दिया, वो चैप्टर ख़त्म हुआ। पर उसके बाद एक हलचल पूरी दुनिया में हमें दिखाई दे रही है। ये उनकी, जब उन्हें हिरासत में लिया गया था, अब एक ग्लोबल मार्च भी शुरू हो गया है और वो 2-3 तरफ से जा रहा है। एक ट्यूनीशिया से शुरू हो चुका है और एक और ग्लोबल मार्च, पैदल मार्च है ये, और वो लोग 15 जून को एक जगह मिलेंगे भी। तो पूरी दुनिया में एक हलचल है। अब गज़ा को लेकर आवाज़ें उठने लगी हैं, लेकिन आप क्या समझ रहे हैं कि ये आवाज़ें क्या इजराइल को रोक पाएंगी? क्या इस स्तर पर हैं और किस तरह का माहौल अब दुनिया भर में बन रहा है? देखिए, सिर्फ 2 देशों पे ये निर्भर करता है। एक देश है अमेरिका, उसका बलद हस्त अगर इजराइल को प्राप्त नहीं होता तो इतने सारे चीज़ हो नहीं सकता। इजराइल के पास जो भी है, उस जितना भी साधन है, बिना अमेरिका का वो जंग नहीं चला सकता। सबको मालूम है। गाज़ा पे चला सकता है, पर ईरान के साथ उसको लड़ना है तो उतना तो सामान चाहिए उसको। तो इसीलिए अमेरिका पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता। दूसरी बात है कि इजराइल की जनता गाज़ा की लड़ाई को किस दृष्टिकोण से देखे। अब तक तो वो, अब 600 दिन से ज़्यादा हो चुका है, अब तक तो ये था कि हमारे हॉस्टेज इन्होंने ले लिया, इतना मारा था। पर अब जो निहत्थे बच्चों की मारने की तस्वीरें लगातार आ रही है, उनके न्यूज़ फीड में भी आ रही है। ये भी है कि गाज़ा की जो हॉस्टेजेस हमास ने लिया था, उस पर कोई चिंता इजराइल के इस वक्त है नहीं। वो भी जो सिंपैथी के लिए इस्तेमाल किया था, इसके बाद उसको वापस लाने के लिए नहीं, उनका कोई दिलचस्पी लगता नहीं है। उसको इस्तेमाल करके हमास पर अटैक, गाज़ा के ऊपर अटैक बढ़ाए, यही लगता है। वेस्ट बैंक पर अटैक है, बहुत सारे जगहों पे वहाँ से निकाले जा रहे हैं। तो इजराइल का जो लार्जर पिक्चर था कि इजराइल का जगहों पे पैलेस्टीन के जितने लोग हैं, पैलेस्टीनियन जितने हैं, उनको निकाल दे। तो वो गाज़ा में कर लेंगे, तो इसके बाद वेस्ट बैंक में करना शुरू किया, वो भी करेंगे। तो ये मकसद से वो हॉस्टेजेस को सैक्रिफाइस करने के लिए इस वक्त तैयार है। और इसीलिए अगर इजराइल के अंदर इसका मुखालफत हो रहा है और आवाज़ उठने लगी है कि ये जो हम कर रहे हैं, ख़ास तौर से निहत्थे बच्चे, एक डॉक्टर के 10 बच्चों में 9 मार दिए गए, अस्पताल में उनकी डेड बॉडीज़ लाई गई माँ के सामने, सब तस्वीरें हैं। तो दिल दहलाने वाले जो तस्वीरें इस वक्त लगातार आ रही है, उसका असर इजराइल में भी पड़ रहा है। पर अब जानते ही है, हमारे देश में भी, दूसरे देशों में भी, जब जंग का आबोहवा बनता है तब शांति की बातचीत नहीं हो पाती है। और ईरान के ऊपर हमला करके फिर वो एक ऐसा बहाव पैदा कर दिया, पूरा एक युद्ध है, इमरजेंसी है, खतरा है, मत बोलिए। तब जो है ये चीज़ें दब जाती है। ये भी एक वजह है कि ईरान पर दृष्टि वहाँ ले जाना, नज़र वहाँ ले जाना, ये भी एक कायदा है इजराइल। मतलब दुनिया में जब थोड़ी थोड़ी आवाज़ें उठने लगी जनता की तरफ से, खास तौर से, राजनीतिक नेतृत्व तो नहीं, जो मैं आपसे बात कर रहा था, ये एक ग्लोबल मार्च जा रहा है पूरा, तो इस सब का कुछ दबाव कुछ बनेगा इजराइल पर? कुछ नहीं। देखिए, दबाव जो है ना, वो जैसे बॉइलिंग वाटर होता ना, पानी जब उबालते हो, कब भाप बनना शुरू होता पता नहीं चलता।
नहीं तो टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है। मुझे लगता है कि ईरान इजराइल जंग अगर होता अलग बात है, जिस तरह चल रहा है इस पे इजराइल के अंदर, इजराइल के बाहर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर धीरे धीरे गाज़ा जेनोसाइड का तस्वीर आम लोगों तक पहुंच चुका है और धीरे धीरे इजराइल आइसोलेट हो रहा है। उसका जो समर्थन पहले था 600 दिन बाद नहीं है, और ख़ास तौर से इजराइल के अंदर भी बहुत सारे लोग इसका विरोध करना शुरू किए हैं। पर हमने जो बात किया, युद्ध उन्माद अगर छिड़ जाता है तब क्या होगा, कुछ दिन के लिए वो देखना पड़ेगा। तो मैंने जो पहले आपसे पूछा था टाइमिंग वाला मसला, तो मुझे लगता है कि जो इस तरफ से आवाज़ें बढ़ने लगी थी, यूरोप में प्रदर्शन हो रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार, और इजराइल के भीतर भी हो रहे हैं, भारत में भी हो रहे हैं तमाम, तो सभी जगह से एक वो, तो ये टाइमिंग भी कि अब इससे ध्यान हटक के ईरान की तरफ ध्यान रहे और फिर जनता को। तो एक कंक्लूड, एक आखिरी आपका रिमार्क दोनों घटनाओं को लेकर आप किस तरह से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहूँगा तो दुनिया दो खतरनाक मोड़ पे है। एक तो है कि क्या ईरान इजराइल का युद्ध पूरा वेस्ट एशिया को तबाह कर देगा क्या, वो खतरा है। इजराइल भी नहीं बचेगा इससे, पर सब अगर तबाह हो गया तो इजराइल बचा ना बचा हमसे क्या मतलब है। और दुनिया की एक बहुत बड़ा इस पे क्या कहूँगा, अपना हित, अपना स्वार्थ भी शामिल है, तेल, उस इलाके का तेल। तो ये तो एक बड़ी बात है। दूसरी बात है कि गाज़ा और जो पैलेस्टीनियंस की जो लड़ाई है वो कहाँ तक पहुँचेगी। क्या वेस्ट एशिया की इस लड़ाई से ये अलग किया जा सकता है ताकि गाज़ा और पैलेस्टाइन तक ही ये सीमित रहे, ये दूसरी सवाल है। क्योंकि अगर यह होता है तब इजराइल के अंदर भी जो समझ है लोगों की, धीरे धीरे जो बदलाव हो रहा है, यूरोप के अंदर जो इजराइल के प्रति एक क्या कहेंगे आंख मूंद के समर्थन था वो भी बदल रहा है। तो उसको देखते हुए इजराइल पर दबाव पड़ना, और ख़ास तौर से नेतन्याहू, अब जानते हैं उनका कोर्ट केस चल पड़ा है, पर वो कोर्ट केस तभी चलेगा जब ये सब खत्म होगा। इसलिए भी नेतन्याहू का एक खास स्वार्थ है कि ये सब खत्म ना हो, ये चलता रहे, ताकि वो चीज़ हम दुनिया के और ख़ास तौर से इनके देश की जनता के सामने ना आए। तो मैं समझता हूँ कि एक निर्णायक स्थिति में हम वही मैं याद, बस आखिरी में आपको याद दिला दूं कि इसी गाज़ा पर ही यूएन ने एक रेजोल्यूशन पास किया है जिसमें कुछ ही लोगों ने विरोध किया और कुछ लोग बाहर रहे। अमेरिका के अलावा और कोई बड़ा शक्ति यूरोप का या कनाडा जो उसके G7 का पार्ट है, इन्होंने वापस उसको अपोज नहीं किया, मुखालफत नहीं किया। तो इसीलिए देखते हुए पूरा दुनिया का धीरे धीरे फर्क तो पड़ रहा है, पर सवाल है इज इट टू लेट, इज इट टू लिटिल, टू लेट जो कहते हैं, ये सवाल हमारे सामने। यही है हमारा आखिरी नोट, टू लेट टू लिटिल। मतलब देर हो गई है और बहुत छोटे से प्रयास हैं, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि देर से ही पर देर आयद दुरुस्त आयद चीज़ें सुधर जाएं, क्योंकि पूरी दुनिया में एक उथल पुथल है और इस तरह के नए नए युद्ध के मोर्चे खुलेंगे तो वाकई में बहुत संकट की स्थिति है। और जहां न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर हमला किया जाता है उससे तो बहुत ख़तरनाक चीज़ें, न्यूक्लियर वार छिड़ने तक की स्थितियां आगे बन सकती हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।